में जो पहला टॉपिक इसका आ रहा है वो अपने आप ही में है इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, इसका मतलब क्या है, ये सारी बातें पहले हम चलिए समझ लेते हैं अच्छे से। एंटरप्रेन्योरशिप इज टेकन फ्रॉम द वर्ड ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योर। अब ये एंटरप्रेन्योर क्या होता है, कौन होता है, क्यों होता है, ये सारी बातें समझ लेते हैं। यही एंटरप्रेन्योर अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे आप अकाउंटिंग की भाषा में, अकाउंट्स की भाषा में अगर बात करें तो इसी एंटरप्रेन्योर को आप प्रोप्राइटर के नाम से जानते हैं। जिसे हम प्रोप्राइटर कहते हैं, मालिक कहते हैं बिजनेस का, उसे आप प्रोप्राइटर कहते हो अकाउंट्स की भाषा में। नॉर्मल भाषा में हम किसी को बिजनेसमैन कहते हैं, ओनर कहते हैं, लेकिन अगर इसको कॉमर्स की भाषा में कहा जाए तो इसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। और एंटरप्रेन्योर जो फंक्शंस परफॉर्म करता है, उन सारे फंक्शंस को हम एक नाम दे देते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। यानी फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द एंटरप्रेन्योर आर नोन बाय एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, इसमें क्या होता है, क्या आता है, एंटरप्रेन्योर कौन हो जाता है, चलिए ये बातें भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, एंटरप्रेन्योर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो रिस्क लेता है एक बिजनेस को स्टार्ट करने का। अब बिजनेस को स्टार्ट करना रिस्क लेने के बराबर कैसे है, ये बात भी समझ लेते हैं जरा। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बिजनेस कोई हवाई तौर पे स्टार्ट नहीं हो जाता, उसमें आपको ढेर सारा अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करना होता है। और जब भी आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क अपने आप अटैच खुद ही हो जाता है, क्योंकि सेविंग होने में और इन्वेस्टमेंट होने में फर्क होता है। सेविंग जब आप करते हो तो उसमें रिस्क नहीं होता, वो रिस्क फ्री होता है। जब बैंक में पैसा हम लोग जमा करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट ना कह करके सेविंग कहलाता है, क्योंकि वहां पे पैसा हम सेव कर रहे होते हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते हैं। हमको मालूम होता है कि अगर हमने लाख रुपए जमा किए हैं तो कुछ भी हो जाए लाख रुपए से कम तो हमें नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा तो इंटरेस्ट अक्यूमुलेट होकर के कुछ बढ़ करके ही हमें मिलेगा। तो वहां पे रिस्क नहीं है, दैट इज रिस्क फ्री। वो अपने आप में एक तरीके का सेविंग है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो, शेयर मार्केट में आप पैसा लगाते हो, कमोडिटी मार्केट में आप पैसा लगाते हो, तो आप एक तरीके से इन्वेस्ट कर रहे होते हो, क्योंकि इन्वेस्ट जब आप करते हो तो वो अमाउंट कई थोड़े से समय में कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाई भी हो सकता है, या कुछ ही समय के अंदर वो अपने आप में कम होकर के बहुत कम रह सकता है, या पूरी तरीके से खत्म भी हो सकता है। तो जब आप एक बिजनेस एम्पायर सेटअप करते हो तो आप इन्वेस्ट करते हो, और जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप रिस्क अपने आप बेयर करते हो। तो एंटरप्रेन्योर वो इंसान है जो रिस्क बेयर करता है बिजनेस को स्टार्ट करने का। अब ये एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स हैं जो हम लोग इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, बहुत सारे इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं जो इस सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एंटरप्रेन्योर के साथ साथ एक टर्म आएगा इंट्राप्रेन्योर, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भैया इंट्राप्रेन्योर कौन होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फिर आगे चल के आप और भी तरह तरह के एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ोगे, जैसे टेक्नोप्रेन्योर, आप इनके बारे में पढ़ेंगे। टेक्नोप्रेन्योर यानी हर कोई एंटरप्रेन्योर तो है, लेकिन उसमें साथ साथ में कुछ वैरायटीज भी होती हैं। अब जैसे अगर आप मार्क ज़करबर्ग की बात करें, जेफ बेजोस की बात करिए आप, तो ये सारे लोग एंटरप्रेन्योर से ज्यादा टेक्नोप्रेन्योर हैं, बिकॉज दे आर मेकिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू सेट अप देयर एंटायर बिजनेस। ना इनका काम सामान खरीदना बेचने से ज्यादा टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेकर के चीजों को आगे बढ़ाने का है। खासतौर से मार्क ज़करबर्ग का अगर देखा जाए, फेसबुक के बारे में बात की जाए, तो भाई फेसबुक में कोई सामान खरीदा बेचा नहीं जा रहा है, लेकिन नेटवर्किंग का काम है जो पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। तो मार्क ज़करबर्ग इज मोर ऑफ अ टेक्नोप्रेन्योर रादर देन एन एंटरप्रेन्योर।
तो इस तरह की बहुत सारी बातें होंगी जो समय समय पर हम लोग को इस पूरे सब्जेक्ट में स्टडी करनी है। तो चलो देखते हैं क्या है एंटरप्रेन्योर, क्या मतलब है एंटरप्रेन्योर होने का। लेट्स सी। तो देखते हैं भाई क्या लिखा है यहां पर। तो सबसे पहले तो देखिए यहां पे एक छोटी सी मीनिंग सॉर्ट ऑफ दिया हुआ है एंटरप्रेन्योर के बारे में। An entrepreneur is an individual who creates a new business. ये वो व्यक्ति होता है जो एक बिजनेस को स्टार्ट करता है, bearing most of the risk and enjoying most of the rewards. यानी ये वो व्यक्ति होता है जो रिस्क भी बेयर करता है और साथ ही साथ जो रिवॉर्ड होता है यानी जो प्रॉफिट होता है उसे वो एंजॉय भी करता है। The process of setting up the business is known as entrepreneurship. यानी जो काम एंटरप्रेन्योर करता है बिजनेस को एस्टैब्लिश करने का, उस काम को ही हम अपने आप में नाम देते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। The entrepreneur is commonly seen as an innovator. एक एंटरप्रेन्योर एक इनोवेटर का भी काम करता है। इनोवेटर का मतलब हो गया कुछ नया। देखिए आज के समय पे ना बिजनेस का मेन काम कुछ नया बनाने का नहीं है, लगभग सारी चीजें बन चुकी हैं, ठीक है, बस उसे लगातार मॉडिफाई करने का काम उसका है आज के समय में, है ना भाई। अगर आप देखिए तो मोबाइल फोन तो बन चुके हैं, बहुत सालों से मोबाइल फोन मार्केट में आ रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है, लेकिन मोबाइल फोन में नए नए फीचर्स ऐड करना जिससे हर इंसान को बार बार ये एहसास हो कि भाई 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, अब शायद उसका मोबाइल फोन पुराना पड़ गया है, बेकार हो गया है, अब उसको नए फीचर्स वाला मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बना हुआ मोबाइल फोन लेना चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर का काम ये बहुत ज्यादा है आज के समय में। टेलीविजन आए तो पता नहीं 50 साल हो गए, लेकिन लगातार जो एंटरप्रेन्योर का काम है वो इनोवेट करने का है। ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन आया, घर घर में ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन हो गया, फिर इनोवेट करके उसको कलर टेलीविजन बनाया तो लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट होते हुए भी कलर टेलीविजन परचेज कर लिया। कलर टेलीविजन के बाद एलसीडी आया तो लोगों ने वो भी परचेज कर लिया, एलईडी आया तो लोगों ने वो भी परचेज कर लिया, प्लाज्मा टीवी आया, एंड्रॉइड टीवी आया, स्मार्ट टीवी आया, अल्ट्रा एचडी टीवी आया। ये लगातार इनोवेशन होता जा रहा है और लोगों के पास सामान पहले से होने के बावजूद लोग और नया और इनोवेटिव और मॉडर्न सामान लेते जा रहे हैं। तो यही तो काम है एंटरप्रेन्योर का। अगर एंटरप्रेन्योर इनोवेशन करना बंद कर देगा तो मार्केट में सब लोगों के पास सारा सामान तो पहले से रखा हुआ है, अब नया सामान लोग लेंगे ही क्यों। तो अगर आपको सामान बेचना है तो भैया इनोवेशन तो आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा। आगे, अ सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज। देखिए किसी भी बड़ी चीज की शुरुआत एक छोटे से आइडिया से ही जनरेट होकर के होती है और इंसानी माइंड में, हमारे माइंड में दिन भर में सच्चाई तो ये है कि एक स्टैटिस्टिकली अगर देखा जाए तो हमारे दिमाग में दिन भर में लाखों आइडियाज आते हैं, लेकिन वो जो लाखों आइडियाज है ना उनमें से मेजॉरिटी क्या लगभग सब के सब फालतू टाइप के आइडियाज, यूजलेस टाइप। वैसे तो लाखों आइडियाज रोज हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन काम का एक आइडिया कई बार इंसान की पूरी लाइफ में उसके दिमाग में नहीं आता। तो एक वो आइडिया जो पूरी जिंदगी चेंज कर सके, आपकी पूरे मार्केट को रेवोल्यूशनाइज कर सके, पूरे प्रोडक्ट के बनने के तरीके को रेवोल्यूशनाइज कर दे, ऐसा आइडिया जनरेट होना बहुत मुश्किल काम होता है। और एक एंटरप्रेन्योर का तो काम ही यही है कि इस तरह के मॉडर्न इनोवेटिव ज्यादा से ज्यादा आइडियाज को वो डिस्कवर करे, इनोवेट करे। गुड्स, बढ़िया से बढ़िया सामान बने, इनोवेटिव सामान बने, नए आइडियाज के ऊपर बेस्ड सामान बने, तभी तो वो बिकेगा ना, वरना ऐसे तो सामान सबके पास है ही कुछ ना कुछ, जरूरत ऐसे पड़नी पड़ेगी लोगों को। फिर सर्विसेज, सर्विसेज भी बेहतर से बेहतर हो, ये बहुत जरूरी है। देखिए आज के समय पे ना मार्केट में जो कंपटीशन है ये प्राइस बेस्ड अब नहीं रह गया। आप मोबाइल फोन भी लेने जाते हो तो आप देखोगे अगर 10,000 की रेंज में आपको फोन लेना है तो मेरा मानना है कि मार्केट में 10,000 की रेंज के आसपास वाले
कम से कम नहीं तो 2-2,500 मोबाइल फोन्स अवेलेबल होंगे अलग अलग ब्रांड्स के मिला करके। तो प्राइस इज नॉट द बेसिक फैक्टर नाउ जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करें कि यार ये 10,000 का मिल रहा है ले लें, या ये 9,990 का मिल रहा है तो ये ले लें, 10 रुपए सस्ता पड़ रहा है। आदमी ऐसे नहीं सोचता आज के समय पे। ये सोच खत्म हो गई, ये सोच खत्म हो गई ना, क्योंकि 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, जब आदमी 10,000 खर्च करने को तैयार है तो 500 और भी खर्च करने को तैयार हो जाएगा। कौन सी बड़ी बात है उसमें? तो वो कोई अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। फैक्टर ये है कि यहां 10,000 दे करके हमें क्या मिल रहा है, और यहां वाले 10,000 या 11,000 दे करके हमें क्या मिल रहा है। यहां वाले 10,000 में हमें 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है फोन में, और यहां वाले 10,000 11,000 में हमको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है। तो भाई हमारे लिए ये ज्यादा इनोवेटिव है, ये ज्यादा बढ़िया है हमारे लिए, हम ये ले लेंगे ना। यहां पे हम 4G वाला फोन ले रहे हैं, वहां पे 500 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके, 2,000 एक्स्ट्रा खर्च के 5G वाला फोन हम ले रहे हैं, तो ये हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आज के समय पे सर्विस हमें कैसी मिल रही है, वो प्रोडक्ट जब हम यूज करेंगे तो सर्विस कैसी मिलेगी, बढ़िया मिलेगी या खराब मिलेगी। अब भाई कोई कंपनी है जो आपको 1 साल की वारंटी दे रही है, और एक कंपनी है जो आपको 1 साल की ऑन साइट वारंटी दे रही है, दोनों में बहुत फर्क होगा। नॉर्मल वारंटी का मतलब है खराबी होने पे सामान आप लेकर के जाओगे रिपेयरिंग सेंटर पे, सर्विस सेंटर पे, वो आपको ठीक करके जैसा भी होगा जो होगा वापस करेंगे। और ऑन साइट का मतलब हो गया कि आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है भाई, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बंदा आपके घर पे आएगा, घर पे ही आके रिपेयर करेगा, रिपेयर होने लायक नहीं होगा तो वो ले जाएगा, सही करके वापस आपके घर पे लेके जाएगा। तो ये वो सर्विस है ना जो हम चाहेंगे। तो अगर हमें दोनों जगह प्राइस रेंज सेम है, या एक जगह 1,000 रुपए महंगा भी है लेकिन वो हमें ऑन साइट सर्विस दे रहा है, तो हम सोचेंगे कि यही वाला ले लेते हैं, ये ज्यादा अच्छा है, दिक्कत कभी होगी तो भाई ये ज्यादा काम में आएगा, वो तो फिर बेकार हो जाएगा। तो ये सब चीजें भी सोचनी पड़ती है एंटरप्रेन्योर को। और साथ ही साथ वो बिजनेस को सेटअप करता है और अलग अलग प्रोसीजर्स को भी फॉलो करता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। Entrepreneur plays a key role in any economy, using the skills and initiative necessary to anticipate the needs and bringing good new ideas to the market. यही तो entrepreneur का काम है, लोगों की जरूरतों को समझना और जरूरतों के अनुसार नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करना, जिससे लोगों की जरूरतों को हम पूरा कर सकें। भाई आज को अगर हम ये इस डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो ये भी तो किसी एंटरप्रेन्योर की सोच का ही नतीजा है ना। होने को तो भाई व्हाइट बोर्ड भी हमारे पास, होने को लोगों के पास ब्लैक बोर्ड भी ना। पहले ब्लैक बोर्ड था, इनोवेशन हुआ, व्हाइट बोर्ड आया, अभी देखो डिजिटल बोर्ड आ गया ना। तो कितनी चीजें समय के साथ बदलती हैं। लोगों के पास क्या ब्लैक बोर्ड नहीं था, क्या उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? करते थे, था भी पहले से, कोई ऐसा नहीं था कि नहीं कर सकते। व्हाइट बोर्ड नहीं था, है, इस्तेमाल अभी भी कर सकते हैं ना। लेकिन जैसे जैसे चीजें इनोवेट होती जाती हैं हमारे लिए चीजें और बेहतर होती हैं, और यही तो काम है एक एंटरप्रेन्योर का कि नई चीजें, नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करना, जिससे सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सके। तो जो चीजें अब हमको पहले लिखनी पड़ती थी, अब हमें लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है ना। बिना लिखे हम डायरेक्टली समझाने का काम कर सकते हैं। अदरवाइज हम जितना टाइम लिखने में वेस्ट करते उससे ज्यादा अब हम समझाने में टाइम लगा सकते हैं। और एक बच्चे के लिए, एक स्टूडेंट के लिए लिखना नोट्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि उसको समझना है ना। तो अगर देखा जाए तो ये इनोवेटिव प्रोडक्ट है जो अलग अलग तरीके से टीचर को भी हेल्प कर रहा है और स्टूडेंट को भी हेल्प कर रहा है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं इसके आगे। अब ये तो मैंने पूरा पहले आपको मीनिंग वगैरह सब कुछ बता दिया, कॉन्सेप्ट वगैरह जो मेन चीजें थी। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं कुछ और भी चीजें हैं वो देखते हैं इसमें। कॉन्सेप्ट अब ये तो आप समझ गए हैं, लेकिन फिर भी देखो जरा डिटेल में क्या क्या है ये कॉन्सेप्ट पूरा। कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या चीजें होती हैं, एक एंटरप्रेन्योर को क्या क्या करना होता है, ठीक है। चलो देखते हैं पहला काम क्या है इसका, रिस्क बेयरिंग कॉन्सेप्ट। बिजनेस का जो भी रिस्क होगा वो बेयर करने का काम तो भाई एक एंटरप्रेन्योर का ही तो होता है ना भाई। वही तो इन्वेस्टमेंट करेगा, रिस्क बेयर करेगा, नुकसान होगा तो उसे
कहीं ना कहीं वो बेयर करेगा, नुकसान सफर करेगा अपने आप में। इनोवेटिव कॉन्सेप्ट, चीजों को इनोवेट करना, नया करना, इंप्रूव करना, मॉडिफाई करना, ये काम भी तो एंटरप्रेन्योर ही स्टार्ट करता है, तो इनोवेटिव कॉन्सेप्ट भी है। मैनेजरियल स्किल कॉन्सेप्ट, भाई एंटरप्रेन्योर का काम सिर्फ बिजनेस को सेटअप करके छोड़ देना उसके हाथ पे ऐसा नहीं होता, उसे लगातार एडमिनिस्ट्रेट करना, मैनेज करना, ये भी होता है। और मैनेजमेंट कोई भी कर लेगा, ये भी इतना आसान नहीं होता। मैनेजमेंट करना आना भी एक आर्ट और एक स्किल होती है अपने आप में। भाई आदमी एमबीए की पढ़ाई करता है, तो एमबीए की पढ़ाई क्या है? मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी आपको 2 साल लग करके बिजनेस को एडमिनिस्टर कैसे किया जाता है, मैनेज कैसे किया जाता है, यही तो सिखाया जाता है स्टूडेंट्स को। यानी ये भी तो एक प्रोफेशनल चीज है जो कोई भी कर लेगा, ऐसा नहीं है। तो ये काम भी अपने आप में एक एंटरप्रेन्योर का ही काम है। फिर क्रिएटिव एंड लीडरशिप कॉन्सेप्ट। क्रिएटिव, देखिए एक एंटरप्रेन्योर का काम क्रिएटिव होता है, मतलब उसे कुछ नया क्रिएट करने का काम करना होता है। अगर आपके अंदर क्रिएशन नहीं है, कुछ नया सोच नहीं सकते आप, नया कर नहीं सकते आप, तो फिर आपको एंटरप्रेन्योर होने ना होने का भी कोई मतलब नहीं मालूम इसका अंदर। देखिए ऑर्डिनरी काम तो हर कोई कर लेता है, लेकिन अच्छा काम वो होता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, जो अपने आप में क्रिएटिव होता है ना। मार्केट में आप जाते हो, कोई भी सामान लेने, कोई डेकोरेटिव आइटम भी लेने आप जाते हो, मार्केट में बहुत सारे आइटम्स होते हैं। क्या सारे आइटम जो भी नजर आता है ले आते उठा के? लेकिन जो कोई एक आध आइटम ऐसा नजर आता है जो हमें यूनिक लगता है, या है तो नॉर्मल सा ही, लेकिन फिर भी उसकी जो क्वालिटी है, बिल्टअप क्वालिटी है, फिनिशिंग है, डिजाइनिंग है, वो उस जैसे और प्रोडक्ट के कंपैरिजन में फार सुपीरियर है, बहुत बढ़िया है, तो हमें लगता है यार ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा है जो लेने लायक है ना। तो ऐसा ही सामान तो मार्केट में बिकता है ना खाली। अभी जैसे आप ऐसे समझो, आप लोग शहर के बहुत अलग अलग कोनों में रहते होंगे, आप लोग बहुत दूर दराज के इलाकों से भी आप लोग आते होंगे, मेरा ऐसा मानना है, या काफी पेन्स लेकर के आप आते होंगे। अब सोचने की बात है, आप जहां भी रहते हो, मान लो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, 6 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर, जहां कहीं भी आप रहते हो, ऐसा तो नहीं है कि वहां पे आपके घर के बगल में कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं रहा होगा। होंगे, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होंगे, और शायद बहुत रीजनेबल फीस में भी अवेलेबल होंगे। लेकिन फिर भी आप इतना सारा आने जाने का कन्वेंस चार्जेस दे करके आप अगर एक पर्टिकुलर जगह पे आ रहे हो, तो देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड इट ना। जो काम आपका शायद 1000 रुपए महीने में हो सकता है, उस काम के आप 10,000 अगर मान लो दे रहे हो, तो देयर मस्ट बी सम रीजन फॉर इट ना, देयर मस्ट बी सम रीजन। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि भाई ये चीज यहां पे शायद ज्यादा अच्छी हो जाएगी इन कंपैरिजन टू दैट। और यही तो काम एक एंटरप्रेन्योर का है ना, कि जब वो प्रोडक्ट भी मार्केट में देता है, लॉन्च करता है, तो वो प्रोडक्ट में कुछ तो नई क्रिएटिविटी होनी चाहिए ना। अगर उसका प्रोडक्ट बाकियों के हिसाब से ही होगा, सेम टू सेम, तो फिर फायदा ही क्या है? ऐसे तो फिर कोई का भी होगा ना। मतलब स्पेशलिटी क्या है? आप किसी एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने के लिए, भाई रेस्टोरेंट तो आपके घर के बगल में भी मिल जाएगा, आपको ढाबा आपके घर के बगल में भी मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप 7-8 किलोमीटर ड्राइव करके, 10 किलोमीटर ड्राइव करके आप किसी और जगह जाते हो, जहां पे शायद वहां महंगा ही पड़ेगा आपको, तब भी आप जाते हो। क्यों जाते हो? क्योंकि वहां पे जो एक पर्टिकुलर डिश बनती है, आपके हिसाब से वैसी पर्टिकुलर डिश या वैसा टेस्ट कहीं और पे आपको नहीं मिलता। तो ये उसकी खास बात है ना। तो जो खासियत होती है किसी भी चीज की, उसी की वजह से कोई प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है। तो वो खासियत का होना बहुत जरूरी है, और वो खासियत तभी आएगी जब आपके अंदर क्रिएटिविटी होगी। साथ ही साथ लीडरशिप कॉन्सेप्ट, एक एंटरप्रेन्योर लीडर भी तो होता है भाई, ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप काइंड ऑफ। भाई उसे लोगों को लीड करना है, लोगों के सामने एग्जाम्पल सेटअप करना है कि भाई दूसरे उसको फॉलो करें, उसको देख करके वैसा वैसा करने को तैयार हो। फिल्मों में भी अगर आप देखो, बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, लेकिन वो सारे एक्टर्स कोई मतलब के नहीं है अगर फिल्म का डायरेक्टर अच्छा है।
फिल्म का जो डायरेक्टर होता है ना, असली फिल्म की जान वही डायरेक्टर होता है, कोई और नहीं, वो डायरेक्टर होता है फिल्म की असली जान। क्योंकि डायरेक्टर अगर अच्छा है ना, तो वो एक ऑर्डिनरी एक्टर से भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल वाला काम करवा सकता है, और अगर डायरेक्टर अच्छा नहीं है तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टर का भी एकदम ऑर्डिनरी से भी गिरा हुआ लेवल का काम करवाएगा। ये भी हो सकता है, मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप अगर देखो तो भाई ये सारा टैलेंट एक एंटरप्रेन्योर का ही है, डायरेक्टर का ही होता है। फिल्म में भी अगर देखें तो भाई आप देखो, अगर हम लोग एस राजामौली की बात करें तो एस राजामौली, आई मस्ट से आई फाइंड हिम एज अ वेरी फैसिनेटिंग डायरेक्टर बिकॉज he makes a small things look so very big ना। मतलब if a director can make a fly the actor of the movie as he has done in the movie Makhi, मतलब आप imagine करो the amount of talent the person possesses. We cannot even imagine having a fly, a mosquito being the actor of the movie, the main lead actor of the movie. We cannot even think of that even in our dreams. मतलब सपना भी शायद हमें ऐसा नहीं आएगा, सपना भी हमें हमारी लेवल का ही आता है, पहाड़ से गिर रहे हैं, शेर दौड़ा रहा, अपने ही लेवल का सपना आता है, ऐसा वो बढ़िया नहीं आता। तो what I'm trying to say is this कि ये एक लीडर का भी काम है ना, कि अगर लीडर बढ़िया है, जैसा राजा वैसी प्रजा वाली बात हो गई, कि जैसा लीडर होगा उसके आसपास के सराउंडिंग के लोग भी उसके वैसे ही होंगे, और अगर लीडर खराब है तो बेकार है सब। तो एंटरप्रेन्योर का लीडर होना बहुत हाई अचीवमेंट कैपेसिटी कॉन्सेप्ट। हाई अचीवमेंट कैपेसिटी कॉन्सेप्ट क्या है भैया? अब देखो भाई, हाई अचीवमेंट कैपेसिटी कॉन्सेप्ट क्या मतलब है? हाई अचीवमेंट कैपेसिटी, अगर आप सिर्फ छोटे छोटे गोल्स, छोटे टारगेट्स ही सिर्फ पूरे करने के बारे में सोचोगे तो शायद बड़ा टारगेट अपनी लाइफ में आप कभी पूरा कर ही नहीं पाओगे। तो आपका टारगेट, आपका अचीवमेंट, आपको गोल थोड़ा बड़ा रखना है लाइफ में। आप बड़ा सोचोगे तभी तो उसके हिसाब से काम कर पाओगे ना। और ये सच है, आप कभी भी देखो, इंसान जिस माहौल में रहता है वैसा हो जाता है। अगर उसके आगे पीछे छोटे छोटे टारगेट्स हैं ना, तो वो छोटे टारगेट ही उसको बड़े लगने लग जाते हैं, और अगर वो बड़े बड़े टारगेट्स अचीव कर रहा है ना, तो वो बड़े बड़े टारगेट्स भी छोटे लगने लग जाते हैं। आई मस्ट से, आप लोग के साथ भी हुआ होगा, जब आप लोग की क्लासेस सिर्फ ऑनलाइन चल रही थी तो आपको सिर्फ ऑनलाइन एक पर्टिकुलर टाइम से पर्टिकुलर टाइम तक मोबाइल या लैपटॉप के सामने बैठना है। एक दिन, 2 दिन, 10 दिन आप बैठे, 11वें दिन से वो काम भी बड़ा टफ सा लगने लग गया होगा कि अरे कौन बैठे ऐसे, मतलब इतना टाइम बैठना, मतलब इतना बोरिंग लगता है, ऐसा लगता है ना, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग काम लग रहा होगा। आप अगर उसके कंपैरिजन में आप देखो, घर बैठे बैठाए आप एक लेक्चर अटेंड कर रहे हो, अभी क्या है, आप बकायदे घर से आ रहे हो, ड्राइव करके क्लास में बैठ रहे हो, क्लास कर रहे हो, फिर वापस जा रहे हो। एफर्ट का लेवल कितना ज्यादा है, लेकिन क्योंकि अब लेवल आपने इतना बढ़ा लिया तो अब ये चीज आपको छोटी लग रही होगी ना। सेटिस्फैक्शन लेवल की भी बात होती है अपने आप में। जैसे अब अपनी बात हम करें तो पहले क्या था, सिर्फ ऑनलाइन क्लास लेना था, तो एक समय के बाद ऑनलाइन क्लास लेना भी अपने आप में बहुत टफ टास्क लगने लग गया। मतलब लगने लग गया कि यार कितना मुश्किल काम है ये, मतलब ऑनलाइन लेते रहना क्लास का, ऐसा लगने लग गया। अभी जब ऑफलाइन मोड पे आए वापस पढ़ाने के लिए, अभी लगने लग गया कि यार वो इजी था ना, क्योंकि एफर्ट कम था उसमें, कहीं जाना नहीं है, कहीं अलग से एफर्ट नहीं लगाना है। तो आप अगर जैसा टारगेट सेट करते हो ना, वैसे ही आपका दिमाग बनता है। तो आपको अपने टारगेट्स भी थोड़े हाई अचीवमेंट लेवल वाले बनाने पड़ेंगे, तभी आप हाई अचीवमेंट अचीव कर पाएंगे। और ये काम करता है प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट। प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट, एक एंटरप्रेन्योर का काम प्रोफेशनल नेचर का होता है ना भाई, पूरा प्रोफेशनली काम तो वो करता है भाई। एंटरप्रेन्योर का काम ऐसा नहीं है कि कोई भी कर ले।
कहीं से भी शुरू करे, कहीं पे भी खत्म कर दे। देखो हम लोग कई बार सोचते हैं कि भाई एक बिजनेस में मान लो एक वॉचमैन है और एक डायरेक्टर है, मतलब एक बिजनेस में एक डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर है मान लो, ठीक है। और ये मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो तो अपने एयर कंडीशन ऑफिस में बैठता है पूरे टाइम, ठीक है। और ये वॉचमैन वहां सनलाइट में धूप में खड़ा रहता है कई बार, और वॉचमैन तो 12 घंटे ड्यूटी करता है और मैनेजिंग डायरेक्टर तो 7-8 घंटे बाद चला जाता है घर। तो अगर देखा जाए तो मेहनत वॉचमैन इसके कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा कर रहा है। लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर को मिल रहा है 2 लाख रुपीस पर मंथ, और इस वॉचमैन को इतनी मेहनत करने के बाद मिल रहा है सिर्फ 5000 रुपीस पर मंथ। आखिर ये तो बहुत बड़ी इक्वालिटी है, ये तो बहुत गलत हो रहा है। जो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है उसको तो बहुत कम पैसे मिल रहे हैं, और जो कंपैरेटिवली बहुत कम काम कर रहा है, एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के खाली साइन मार रहा है खाली फाइलों पे, तो साइन मारने में कौन सा ज्यादा मेहनत लग रही है, तो उसके लिए उसको 2 लाख रुपए महीने मिल रहा है, उससे ज्यादा मिल रहा है उसको। अब ऐसे सोचेंगे तो हमको ऐसा लगेगा, लेकिन आप ये समझो अगर एक दिन एक वॉचमैन ना आए तो उसकी जगह हम तुरंत के तुरंत दूसरा वॉचमैन रिप्लेस कर सकते हैं, हमारे काम पे कोई असर नहीं। लेकिन अगर एक दिन मैनेजिंग डायरेक्टर ना आए, पूरी की पूरी प्रोडक्शन यूनिटी बंद पड़ जाएगी। और क्या मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं आएगा तो लेबर चौराहे पे जाके किसी को मैनेजिंग डायरेक्टर बना के चलो साइन मारना, ऐसा होगा? खाली साइन को मारना है, साइन में मतलब उठा मार देना जाके, ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर का काम हाईली प्रोफेशनल है, जो सिर्फ यही कर सकता है। हर कोई कर लेगा ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है कि नॉर्मल जो लेबर चौराहे पे लेबर मिलते हैं तो मैनेजिंग डायरेक्टर चौराहा भी कोई होता होगा, यहाँ से भाव ले आते चलो ना, तो ऐसा नहीं, इट्स नॉट दैट इजी। इसलिए क्योंकि उसका स्कोप ऑफ वर्क बहुत वाइड है, इसलिए उसको इतने पैसे मिल रहे हैं, और उसका स्कोप ऑफ एरिया कहीं ना कहीं लिमिटेड है, उसको रिप्लेस करना आसान है, इसलिए उसका जो अमाउंट ऑफ मनी है वो। फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन कॉन्सेप्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज्ड बनाए रखना, सारी चीजों को सिस्टमैटिक बनाए रखना, ये काम भी एक एंटरप्रेन्योर का है। कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, ये भी उसका ही काम होता है, चीजों को लिंक अप करना। कोऑर्डिनेशन का मतलब सेटिंग अप अ लिंक इन बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एक्टिविटीज, भाई लैंड, लेबर, कैपिटल, हर चीजों को कोऑर्डिनेट करना, लिंक अप करना, ये काम भी होता है इसका। बिजनेस ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, बिजनेस ओरिएंटेड, अब इसका क्या मतलब है? एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे उसका काम बिजनेस ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी हमें वो करना है जो बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है, ना कि पर्सनली मेरे लिए। मेरे लिए अगर नॉन बेनिफिशियल भी है तो चलेगा, लेकिन वो बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होना ज्यादा जरूरी है। तो हमें इस सोच के साथ वो काम करना चाहिए। या फिर और देखते हैं भाई कुछ पॉइंट्स। फिर यहां पे कुछ और पॉइंट्स हमारे सामने हैं, जैसे कि अब एक पॉइंट आता है यहां पर, हाँ नेक्स्ट है हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। रिजल्ट ओरिएंटेड एंटरप्रेन्योर का काम ऐसा नहीं है कि बस काम कर दो, जो होगा देखा जाएगा, हिट एंड मिस, ट्रायल एंड एरर, ऐसा नहीं है। इसका काम होता है रिजल्ट ओरिएंटेड। हमें ये टारगेट पूरा करना है, ये रिजल्ट लाना है, अब कैसे भी करके ये रिजल्ट हमें पूरा करना है। क्या करें, कैसे करें, ये सब बात की बात है, लेकिन ये टारगेट पूरा होने से मतलब है ना। हमें कुछ भी करके ये टारगेट पूरा करना है, तो ये रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच आपका होना चाहिए। अगर रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच आपका नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं करते, क्योंकि अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे ना कि चलो करते हैं देखा जाएगा, भागते हैं देखा जाएगा कितना भागता है, नहीं। अगर आप टारगेट बना के भागोगे कि भाई मुझे 2 किलोमीटर रन करना है, 1 किलोमीटर रन करना है, 3 किलोमीटर रन करना है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन आएगा कि आपको वो टारगेट पूरा करना है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोच लोगे कि चलो भागते हैं जितना भाग पाए ठीक है, तब तो फिर आप शायद 100 मीटर बाद ही थक जाओगे, 200 मीटर बाद ही थक जाओगे आप,
क्योंकि आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है ना, क्योंकि आपका मोटिवेशन आपको ये कह रहा है कि जो हो सके बस उतना करो। तो हमसे भाई 100 मीटर ही भागते बन रहा है, हम उतना भागते हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने टारगेट बनाया है कि भाई 1 किलोमीटर रन करना है हमको, तो फिर हम ये नहीं देखेंगे कि हम थके हैं क्या है, कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके वो टारगेट पूरा। फिर पर्सनालिटी, आइडेंटिटी और रोल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कॉन्सेप्ट। पर्सनालिटी, अब देखो पर्सनालिटी क्या होती है तो मैंने आपको पहले भी कई बार समझाया है अलग तरीके से। नॉर्मली हम लोग कई बार पर्सनालिटी को गलत मानते हैं, जैसे कि पर्सनालिटी हम लोग ये मान लेते हैं कि भाई किसी इंसान की हाइट अच्छी है तो पर्सनालिटी अच्छी होगी, कोई इंसान गुड लुकिंग है तो पर्सनालिटी अच्छी होगी, कोई इंसान ने कपड़े अच्छे पहने हैं तो पर्सनालिटी अच्छी होगी, किसी इंसान ने महंगे महंगे जूते पहने हैं तो पर्सनालिटी अच्छी होगी ना, किसी इंसान का एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्शन है तो पर्सनालिटी अच्छी होगी। एक्चुअली में इन सारी चीजों का पर्सनालिटी से कोई लेना देना होता ही नहीं, क्योंकि हम लोग कई बार इन्हीं चीजों से एसोसिएट कर देते हैं। पर्सनालिटी का इन बातों से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। मतलब अगर आपकी हाइट अगर ज्यादा नहीं है, कम है, तो उसका मतलब आपकी पर्सनालिटी एकदम बकवास होगी फिर ना, तब तो आप लाइफ में कभी अपनी पर्सनालिटी सुधार ही नहीं सकते इसका मतलब, क्योंकि भाई हाइट तो हम ऐसा है नहीं अपने आप से ग्रो कर लेंगे ना, हमारा कॉम्प्लेक्शन एक पर्टिकुलर टाइप का है तो इसका मतलब हमारी पर्सनालिटी हमेशा बेकार होगी, सो कॉल्ड अगर सोसाइटी के नियमों के हिसाब से चले तो ना, ऐसा नहीं। पर्सनालिटी का सही मायने में मतलब होता है the way you are presenting yourself in front of others, that is your personality। इसका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं, आपकी हाइट क्या है क्या नहीं, इन चीजों से मतलब नहीं है। आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं दूसरों के सामने, आप कैसे अपनी बातें दूसरों को समझाते हैं, दूसरों की बातें समझते हैं ना, दूसरे आपकी बातें ध्यान से सुनते हैं नहीं सुनते हैं, दैट इज योर पर्सनैलिटी, दैट इज एक्चुअली योर पर्सनैलिटी। तो एंटरप्रेन्योर के अंदर पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, तो इसका मतलब उसे लोगों से डील करना अच्छे से आना चाहिए। आइडेंटिटी, एक बढ़िया एंटरप्रेन्योर तभी बढ़िया बनेगा जब उसकी अपनी एक आइडेंटिटी हो, लोग उसे उसके नाम से जाने पहचाने। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जब लाइफ में एक ऐसा फेज आ जाए जब लोग आपको आपके फर्स्ट नेम से जानने लग जाएं, तब आप मानिएगा कि अब आपने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया है। क्योंकि अगर आपको हर कोई आपके सरनेम से जानता है तो इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं किया है, और सरनेम आपका जो है उसके वैसे होने में सच्चाई ये है कि आपका 1% भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, यानी आपका उसमें कोई रोल नहीं है भाई, वो बाय डिफॉल्ट आपको मिला है, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट नेम है ना, वो इंसान खुद की मेहनत से बनाता है। तो अगर आपके फर्स्ट नेम से आपको आदमी जाने तो सही मायने में इसका मतलब है कि आपने कुछ ज्यादा नहीं तो कुछ तो अचीव किया ही है बहुत, ठीक है। तो एक एंटरप्रेन्योर भी यही चाहता है कि लोग उसे उसके नाम से जाने, ये बहुत जरूरी है। रोल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस मतलब चीजों को ट्रांसफॉर्म करना, ये भी एंटरप्रेन्योर का ही कॉन्सेप्ट है ना भाई, चीजों को रेवोल्यूशनाइज करना, बदल देना पूरी तरीके से, पुरानी चीजों को एकदम नए में कन्वर्ट कर देना, दिस इज व्हाट द एंटरप्रेन्योर इज एक्सपेक्टेड टू डू। तो ये तो कॉन्सेप्ट वाली बातें हो गई। चलो कुछ और बातें हैं इस चीज से रिलेटेड, उसी में जल्दी से कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। अब क्या है भाई, हाँ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बात नहीं बेटा प्लीज, हाँ अब आ जाओ। ये भी आपको पढ़ा पढ़ा सा ही लगेगा कि मिलता जुलता ही टॉपिक है। टॉपिक है आपका एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसी को आप अगर चाहें तो एग्जाम में ये फीचर्स के तौर पे या कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पे भी आपसे पूछा जा सकता है, यानी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। ठीक, चलो देखते हैं। पहला क्रिएटिविटी, ऑलरेडी अंडरस्टूड। हाँ ये देखो, पैशन, पैशनेट, इंसान के अंदर जज्बा होना चाहिए कि मुझे कुछ अचीव करना है, एम्बिशियस होना चाहिए उसको, पैशन होना चाहिए उसके अंदर। देखिए
जो लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले काम होते हैं ना, वो पैशन के साथ ही पूरे होते हैं। एक लेवल तक नॉलेज काम आती है, एक लेवल तक टैलेंट काम आता है, लेकिन एक लेवल के बाद जब नॉलेज और टैलेंट पीछे रह जाता है, उसके आगे पैशन ही काम आता है। पैशन यानी वो चीज जो आपको इस बात का मोटिवेशन दिलाती हो कि ये तो मुझे कैसे भी करके करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की इधर हो जाए, लेकिन मुझको ये काम तो करना ही करना है। जब आप ये ठान लेते हो ना अपने दिमाग में, तो फिर बड़े से बड़ा टास्क भी कहीं ना कहीं आपको अचीवेबल और छोटा लगने लग जाता है, और इंसान वाकई में वो काम कर ले जाता है। लेकिन जब आपके अंदर पैशन नहीं होता ना किसी चीज का, तो छोटी छोटी चीजें भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक लगने लग जाती है। तो इसलिए एक एंटरप्रेन्योर के अंदर पैशन जरूरी है। मोटिवेशन ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलमोस्ट। एक एंटरप्रेन्योर का तो काम ही है कि वो हमेशा मोटिवेटेड रहे। देखिए, लोग आपके आसपास के ना आपको नेगेटिविटी ज्यादा देंगे, पॉजिटिविटी कम देंगे। आप कभी भी कुछ अच्छा करो ना लाइफ में, एक चीज हमेशा समझना, सामने वाला आपका वेल विशर है या नॉट सो वेल विशर वाला है, उसके इनिशियल रिएक्शन से वो पता चल जाता है। मेरा तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं एक ही बार में समझ जाता हूं कि सामने वाला दिखावे के लिए हमको कुछ बोल रहा है या जेन्युइनली फील भी किया उसने। आप कभी भी कुछ करो, आप सामने वाले का बस रिएक्शन देखो क्या है उसका। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने या आपके फादर ने कार खरीदी, मान लेते हैं उन्होंने एक सेकंड हैंड कार खरीदी। भाई सबका अपना अपना बजट होता है, ठीक है, आदमी अपने बजट के अनुसार काम करता है और करना भी चाहिए, यही सबसे बेस्ट चीज होती है। बजट के बाहर जाके नहीं करना चाहिए कोई काम। मान लेते हैं आपके फादर ने एक सेकंड हैंड कार परचेज की, ठीक है। अब आपके फादर का कोई फ्रेंड है, आपके फादर ने उनको बताया कि भाई अभी हमने कार ली है। अब उनका पहला रिएक्शन क्या है इस बात पे, इससे आपको पता चल जाएगा कि सामने वाले की सोच आपकी तरफ क्या है। अगर पहला रिएक्शन ये है, जो कि बहुत रेयर केस में किसी का होगा, कि ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी लगी ये कार आपकी है, बिल्कुल मतलब ये नहीं लग रहा है कि आपने ये सेकंड हैंड है, बहुत बढ़िया कार है, वाकई में इट्स वेरी गुड, आई एम रियली हैप्पी। अगर ये रिएक्शन, तो समझ लो वो इंसान बहुत जेन्युइनली अच्छा है आपके लिए, लेकिन ऐसा ना के बराबर मिलेगा आपको। नॉर्मली रिएक्शन क्या आएगा लोगों का, सेकंड हैंड कार ली है क्या। अब उस इंसान का आगे कुछ कहना ना कहना डजंट मैटर, आप समझ जाओ उसकी नजरों में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, उसके लिए आपके अचीवमेंट्स कोई मायने नहीं रखते। उसका अगर रिएक्शन आया ना, पहला रिएक्शन सेकंड हैंड भी है क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, अब चाहे वो कवरिंग अप करने के लिए नहीं अच्छे लगे, बढ़िया अच्छा बढ़िया सही, हाँ नहीं नहीं ठीक है, लगने भी सेकंड हैंड टाइप की चाहिए। अब चाहे वो जो बोले, आप समझ जाओ कि वो इंसान आपकी लाइफ में कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उस इंसान की सोच बहुत गिरी हुई सोच है, ठीक है। आपने बाइक खरीदी, अपने लिए स्कूटी खरीदी, ठीक है। अब उस इंसान का रिएक्शन क्या है, ये वाली ली है क्या, अच्छा हम सोचे वो वाली ली होगी, नई वाली जो आई है, हम सोचे वाली ली होगी। क्या मतलब है, एकदम बेकार इंसान है, एकदम थर्ड क्लास आदमी है, समझ रहे हैं आप। ये एक्चुअली में होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने एक फ्लैट लिया, तो जब किसी को बताया ना, जैसे फिफ्थ फ्लोर पे लिया है क्या, हमने कहा फर्स्ट फ्लोर पे अगले महीने ले रहे हैं। सुन के उसको बड़ा खराब लगा, ठीक है। मतलब क्या रिएक्शन है यार ये, मतलब ये क्या रिएक्शन है, आप सोचो फिफ्थ फ्लोर पे लिया है क्या, मतलब ये कितना बकवास रिएक्शन है। मतलब इससे आप ये सोचिए कि सामने वाले के माइंड में कितनी जेलसी है यार, या सामने वाले के माइंड में कितना मतलब गंदी सोच रखता है वो इंसान, है ना। और सच्चाई में आपको बताऊं, इस तरह की चीजें जब होती है ना, 99% लोग आपके अचीवमेंट से दुखी होते हैं, खुश नहीं होते। और ज्यादातर आपके जो बहुत सगे संबंधी भी होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। आप एक काम करना, ये छोटी छोटी चीजें हैं ना,
ये छोटी छोटी चीजें कभी ट्राई करके देखना, सामने वाले का रिएक्शन क्या है। कुछ कहना नहीं बदलेंगे, क्योंकि आप तो समझ गए ना वो कैसा है, आपके लिए इतना काफी होना चाहिए। आपके कहने से वो बदलेगा तो है नहीं, है ना, लेकिन आप तो उसको समझ गए ना कम से कम कि उसकी मेंटालिटी क्या है। ठीक है, तो इंसान के अंदर ये सोच होनी चाहिए कि हाउ टू अप्रिशिएट अदर्स। ये बहुत जरूरी है लाइफ में कि देखिए, अगर सामने वाला कोई चीज अपने बारे में बताता है कि मैंने ये चीज खरीदी, मैंने कार खरीदी, मैंने बाइक खरीदी, कुछ, तो इंसान कितनी उम्मीदों के साथ बोलता होगा ना ये बात। सोचिए वो इंसान की कितनी तपस्या, कितनी मेहनत रहती है उस चीज के पीछे, कि उसने कितनी, आपके फादर ने कार खरीदी, कितनी मेहनत रही होगी ना उनकी उसके पीछे। और सेकंड हैंड है, लेकिन हमारे लिए तो फर्स्ट हैंड है ना, किस वैसे सेकंड हैंड है, मेरी तो ये फर्स्ट हैंड कार है ना वो, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना ये। अब आपका कोई फादर का फ्रेंड या कोई भी आपका रिलेटिव अगर कहे अरे सेकंड हैंड क्यों ले ली, इससे अच्छा तुम फर्स्ट हैंड ले लेते, लाख 2 लाख एक्स्ट्रा लगा करके, कहाँ ले ली, अगर ऐसा कह रहा है वो, तो ये समझ लो फिर वो कोई मायने का इंसान नहीं, बेकार इंसान है। मतलब जरूरत पड़ने पे वो इंसान के ऊपर आप 1% डिपेंड नहीं हो सकते कभी, इसका मतलब सिर्फ यही है। और बहुत रेयर होगा कि कोई इंसान ऐसा मिले जो ये कहे वाकई में खुश हो, वाकई में ये कहे कि आई एम रियली वेरी हैप्पी, मतलब you have made so much of a struggle and you have purchased this, I'm really very happy with this achievement of yours। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा है। देखो इतना कह देने पर से मेरी कार कोई मारुति 800 से कोई मर्सिडीज बेंज बन जाएगी ऐसा तो नहीं है, लेकिन एक खुशी मिलती है ना इंसान को। तो एंटरप्रेन्योर के अंदर ये भी होना चाहिए कि वो खुद भी मोटिवेटेड रहे और दूसरों को भी मोटिवेट करे, डीमोटिवेट कभी ना करे। प्रोडक्ट और सर्विस नॉलेज ये हमने डिस्कस किया ही था। एबिलिटी टू नेटवर्क, हाँ, सोशलाइज करना चाहिए चीजों को, मतलब आपको अपना नेटवर्क बड़े से बड़ा बनाना चाहिए बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, ये बहुत जरूरी है। नेटवर्क आपका जितना बड़ा होगा नेटवर्क, उतना आपके फ्यूचर के लिए वो बढ़िया माना जाएगा। देखिए बिजनेस नेटवर्क पे ही चलता है, आपको जितने ज्यादा लोग जानेंगे, अच्छे रीजंस के साथ जानेंगे, आपका बिजनेस उतना ज्यादा फ्लरिश करेगा। और आपको लोग जितना कम जानेंगे तो ऑब्वियसली चांसेस मॉडिफाई करने के, अपग्रेड करने के उतने कम हो जाएंगे आपके लिए। फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये तो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है जो किसी इंसान के अंदर होनी चाहिए। बाकी कोई क्वालिटी ना हो चलेगा, लेकिन इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होनी चाहिए। देखिए लाइफ में ऐसी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं जिनसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाए, और ज्यादातर सोसाइटी में लोग भी आपको ऐसे मिलेंगे जो आपका कॉन्फिडेंस गिराने का काम भी करेंगे, बढ़ाने का नहीं करेंगे। अपनी बातों से, अपने एक्ट से कुछ ना कुछ ऐसा करके, बता करके, समझा करके, जो सो कॉल्ड लगेगा कि वेल विशर है, लेकिन वो बताएंगे कुछ ऐसा, कहेंगे कुछ ऐसा कि आपका कॉन्फिडेंस और गिर जाए। तो आप अगर खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है तो ये समझ लीजिए फिर आप लाइफ में कभी भी कॉन्फिडेंट हो ही नहीं पाएंगे, कोई आपको कॉन्फिडेंट फील करा ही नहीं पाएगा। आपको अपने आप में कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। यू हैव टू हैव द सेल्फ कॉन्फिडेंस, यू हैव टू हैव द सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये बहुत जरूरी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। देखिए सोसाइटी ऐसी ही है कि सोसाइटी समय समय पर ना आपको आपकी कमियां ही गिनाएगी। सिर्फ कमियां गिनाए अच्छी बात है, होना चाहिए, आपको पता चलता है कि हमारे अंदर क्या कमी है, कैसे इंप्रूव करें, लेकिन सिर्फ कमियां बताए ये तो सही नहीं है ना भाई। हम दिन भर किसी को सिर्फ ये बताएं कि आप तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम ये खराब करते हो, ये खराब करते हो, खराब करते हो, यार दिन भर में कुछ सही भी तो करते होंगे, एक बार वो भी तो बता दो क्या करते हैं सही ना, कम से कम कुछ तो मोटिवेशन मिल जाए कि चलो कुछ तो कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ जाए कि चलो ये सही भी तो किया हमने, चलो ठीक है हमने 100 काम गलत किए होंगे, लेकिन आधा भी अगर सही किया कोई एक काम का, कम से कम उसी को बोल दो भाई ना। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं करते, सिर्फ कमियां गिनाने बैठते हैं। तो आपका बेस्ट जवाब यही हो सकता है कि आप अपनी मेहनत करके उस काम को इतना बड़ा कर दें, इतना बढ़िया कर दें अपने कॉन्फिडेंस से कि सामने वाले को खुद ही जवाब दे जाए, है ना। मैं आपको अपना एक इंसिडेंस बताता हूँ क्या हुआ था मेरे साथ। बहुत पहले, मतलब लगभग 12-13 साल हो रहे हैं, जब मैं पहली बुक लिख रहा था तो क्या हुआ कि एक नाम नहीं लूंगा,
लेकिन एक प्रोफेसर थे, यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर थे, तो मैं उनके पास गया था ये बोलने के लिए कि सर आई एम राइटिंग अ बुक, अगर आपको अच्छी लगेगी तो सर आप प्लीज़ स्टूडेंट्स को अगर रेफर करिए तो अच्छा है, ऐसा बोलने के लिए मैं गया था। तो वहाँ पे कई लोग बैठे थे, तो उन्होंने मतलब ऐसे देखा, बड़ा ही कोल्ड सा रिएक्शन, अरे ऐसे राइटर बहुत आते जाते हैं और ऐसे बहुत सारी किताबें रहती रहती है, ये वो करके ऐसा बड़ा गंदा सा उन्होंने आंसर दिया। और जितने लोग वहाँ बैठे थे सबके सब हंसने लग गए, मतलब काइंड ऑफ मेकिंग अ जोक ऑफ मी कि अरे सब लोग लिखते हैं ऐसे, और कहें हमारी किताब हमारे गूंज भी चलती है वही चलेगी ये वो। मैंने पहले उनकी बात सुन ली, मैंने कुछ नहीं बोला, मुझे कोई जानता भी नहीं था, मैंने कहा ठीक है ना जानते हो कोई बात नहीं। मैंने उसी समय उनको बोला, मैंने सर अब मुझे आपकी हेल्प की जरूरत भी नहीं है, आपने मुझे इतना मोटिवेट कर दिया इस समय, सर मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ आपके जो गुरु जी की किताब है ना कैसी है मुझको नहीं मालूम, लेकिन 2 साल बाद आपके गुरु जी की किताब मार्केट में एक भी नहीं बिकेगी, सिर्फ मेरी वाली बिकेगी, इतना मैं आपको दावे के साथ कह के जा रहा हूँ। और आप लोग जो बैठ के हंस रहे हैं ना, आप लोग भी देखिएगा, मैं ये बोल के आया हूँ, ठीक है। बाद में मैंने रियलाइज किया मैंने ज्यादा बोल दिया बाद में मैंने रियलाइज किया कि अब तो मेरी वाली भी बिकेगी एक दिन, क्योंकि पूरी टेढ़ी चोटी का जोर लगा देंगे मेरी एक भी ना बिकेगी। लेकिन उस बात का जो मोटिवेशन मुझे मिला ना, वो नेगेटिव उन्होंने जो इतना बोला उसका मोटिवेशन जो मिला, मैंने कोशिश की अपनी तरफ से। देखिए आप भी कोशिश कर सकता है, रिजल्ट क्या होता है उसके हाथ में नहीं, कोशिश कर सकता है खाली। मैंने कोशिश की और ऑल क्रेडिट गोज टू द गॉड एंड स्टूडेंट्स लाइक यू ऑल, मतलब कि लोगों को इतनी बढ़िया लगी हो कि अल्टीमेटली मैं आपको बताऊं तो अल्टीमेटली उस बुक के आने के 2 साल बाद जो बुक पहले बिकती थी वो डिस्ट्रीब्यूट होती थी दिल्ली से, उस डिस्ट्रीब्यूटर ने यहाँ इलाहाबाद में वो बुक सप्लाई करना ही बंद कर दिया क्योंकि उसकी डिमांड खत्म हो गई थी। और सिर्फ मेजॉरिटी जगहों पे हमारी ही वाली बुक चल रही थी, सारी कॉलेजेस में सब जगह। हालांकि मैं उसके बाद उनके पास कभी गया नहीं है बोलने के लिए कि ऐसा हुआ, वो बात अलग है कि उन्हें पता चला, उन्होंने स्पेशली फिर मुझे बुला के एक बार बोला ऐसा ऐसा कि, लेकिन फिर मैंने उनको नहीं कहा सर कि नहीं सर ऐसा नहीं है, आप बड़े हैं आप गुरु हैं, लेकिन मुझे उस समय थोड़ा सा ऐसा लगा था कि ये सही नहीं है अप्रोच, मतलब किसी को आप डीमोटिवेट मत करो, ठीक है आप किसी की मदद मत करो, आपके बस में नहीं है, आप करना नहीं चाहते मदद मत करो, लेकिन आप किसी को उसका मोटिवेशन क्रश कर दो, ये नहीं करना चाहिए। तो ये एक एंटरप्रेन्योर के लिए भी होता है कि एंटरप्रेन्योर को खुद पे यकीन रखना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके आसपास के जो लोग होंगे ना वो ऐसा करेंगे, बार बार करेंगे, तो उसे अपने आप में कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। ऑप्टिमिज्म, ये तो भाई समझ सकते हो आप, ऑप्टिमिस्टिक यानी आपको पॉजिटिव सोच रखनी है। आप नेगेटिव अगर थोड़ा सा भी सोचोगे ना तो आपका ब्रेन उसको बहुत बड़ा नेगेटिव बना देगा, ये होता है। आप कोई भी काम के शुरुआत में ना एक बार बस सोच लो, हल्का सा करेंगे काम नहीं करेंगे, बस इतना सोच लो, बस नहीं होगा, 99% देखना वो काम नहीं, क्योंकि आपने अपने दिमाग को एक इनडायरेक्ट वे में बोल दिया कि काम नहीं हो पाएगा शायद। हमारा जो दिमाग होता है ना, हमारा दिमाग हमारा खुद का बड़ा वफादार होता है, बहुत लॉयल होता है, हमारा दिमाग हमारी तरफ है। हमारा दिमाग के लिए, हमारे दिमाग के लिए क्या सही है क्या गलत ये मायने नहीं रखता, उसके लिए ये मायने रखता है कि हम क्या चाहते हैं, हम जो चाहते हैं वही सही है, ये दिमाग मान के चलता है, और जो हम नहीं चाहते हैं इसका मतलब वही गलत है, दिमाग यही करने में लगा रहता है। इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, स्कूल लेवल पे कई बार ऐसा आपके साथ हुआ होगा शायद, आप स्कूल से आए वापस, खाना खाए, सो गए, थोड़ा सा रिलैक्स किए, शाम को उठे 5 बजे, अब आपको एक बात याद आया कि भाई कल इस वाले सब्जेक्ट की कॉपी का करेक्शन होना है, क्लास वर्क करेक्शन होना है, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अब आप लगे हैं कंप्लीट करने में, 1 घंटे बाद आपको लगा यार बहुत ज्यादा वर्क पेंडिंग है, यार कैसे होगा, बहुत ज्यादा वर्क पेंडिंग है, कैसे होगा। आप हल्का सा ख्याल आया, कल ना जाएगा, कल ना जाएगा, हल्का सा एक पासिंग थॉट आया, मतलब अभी श्योर नहीं है कि नहीं जाए, बस ऐसा पासिंग थॉट आया कल ना जाएगा। एनीवेज फिर आप काम में लग गए, नहीं चलते चलते करते 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 7 साढ़े 7 बजा, आपके एक फ्रेंड का फोन आया,
कि भाई और होगा हो गया तुम्हारा पूरा कंप्लीट? आपने कहा नहीं भाई अभी यार आधे से भी कमी हुआ है, कर ही रहे हैं भाई। तुम्हारा हो गया? भाई मैं तो कल नहीं आ रहा हूँ। तुम नहीं आ रहे हो कल? पक्का नहीं आओगे? अब एक और रीजन मिल गया कि आपका दोस्त भी नहीं आ रहा है, हम चाहे कि ना चाहे, लेकिन तभी आप अभी भी लगे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं। 9 बजते बजते आपका एक और फ्रेंड था जो आपके बगल में बैठता था, उसको आपने फोन बुलाया, भाई हो गया वर्क पूरा, कल कितने बजे आओगे? उसने कहा भाई मैं तो नहीं आ रहा, मेरा तो नहीं हुआ, मैं नहीं होगा कल। यार डांट पड़ेगी मार पड़ेगी, मैं नहीं आ रहा, बेइज्जती होगी नहीं होगी। अब आपको लग रहा है कि यार वो दोनों अगल बगल होते तो बेइज्जती हम लोग आपस में डिवाइड कर लेते। मैम या सर अगर कुछ बोलते तो हम बोलते थे नहीं वो तुमको कहा, नहीं गधा तो उसको कहें, ठीक है, तो वो वाला तुमको बोला था, ये वाला तुमको बोला था, कुछ डिवाइड कर लेते कम से कम ना। तीनों एक साथ मुंह लटका के खड़े होते तो लोगों को भी पता नहीं चलता किसी एक को इंडिविजुअल को डांट रहे ना, तो थोड़ा सा इज्जत बची रहती कम से कम कुल मिलाकर, ठीक है। अभी तो दोनों गायब हैं, मैं अकेला बचा हूं ना। करते करते आप देखोगे सुबह होते 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 ऐसे ऐसे रीजंस आपको मिल जाएंगे कि आपको कल स्कूल ना जाना ही सबसे ज्यादा जस्टिफाइड लगने लग जाएगा। और ये सारा काम हमारे दिमाग का है, सारा काम, क्योंकि हमने दिमाग को ये ऑर्डर दिया कि कल ना जाए क्या, तो दिमाग ने ये फीड कर लिया कि कल ना जाना हमारे हिसाब से सही होगा और जाना गलत होगा। तो अब वो हमारे सामने छोटे छोटे रीजंस को इतना बड़ा बना बना करके पेश करेगा कि हमको वैसा ही लगने लगेगा। तो इसलिए ऑप्टिमिज्म बहुत जरूरी है। विजन, आपको विजनरी होना पड़ेगा, दूरदर्शी होना पड़ेगा, आगे की सोच के चलना पड़ेगा, तभी आप कुछ टारगेट अचीव कर पाएंगे। गोल माइंडसेट, ये पढ़ चुके हैं कि टारगेट होना चाहिए आपके दिमाग में हमेशा। रिस्क टेकिंग,